आज जब अंजलि ने अपने दादाजी का पुराना घर देखा तो एक सिहरन सी उसकी रगों में उतर आई। गांव के बाहर अकेला खड़ा वो मकान मानो वक्त के शिकंजे में फंसा हुआ हो। छतों में जाले, दरवाजों से झांकती दरारें और भीतर पसरा सन्नाटा, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। अंजलि शहर से यहां आई थी अपने पिता की जायदाद देखने, पर असल में उसके मन में एक अजीब खिंचाव था, कुछ ऐसा जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे ही पुराना ताला खोला, उसके अंदर से हल्की सी बदबू आई, पर उस गंध में कुछ परिचित सा एहसास भी था। घर का हर कोना धूल से भरा था, फर्नीचर पर मोटी परत जमी हुई थी। वह धीरे धीरे कमरे से कमरे में घूमी, एक शेल्फ देखते हुए जहां पुराने कागज और कुछ फटे हुए एल्बम पड़े थे, और तभी उसे दिखी लाल चमड़े के कवर वाली एक पुरानी डायरी। उस डायरी की सतह अजीब तरह से चिकनी थी, जैसे उस पर किसी ने चमकदार वार्निश चढ़ा रखा हो। लेकिन जब उसने उसे छुआ तो उंगलियों में ठंड पसर गई, अस्वाभाविक ठंड। उसने अनजाने में कवर पोंछा और पाया कि उस पर कुछ उकेरा गया था, नाम अंजलि। वो दंग रह गई। ये कैसे? उसने बुदबुदाया। वह घबराते हुए चारों ओर देखने लगी, फिर डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इसे पढ़ता है उसका नाम यहां लिखा जाएगा और हर पन्ना उसके हिस्से की रात लिखेगा। अंजलि ने सोचा, यह किसी बुजुर्ग का मजाक होगा। वह मुस्कुराई और अगले पन्ने पलटे। वहां कुछ लिखा था, लेकिन स्याही जैसी नहीं, रंग कुछ गाढ़ा लाल था। पहली रात खिड़की पर खड़े रहना, आवाज मत देना। वो देखेगी पर आएगी नहीं, बस देखेगी। अंजलि हंस दी। क्या बेहुदा बातें हैं। उसने डायरी बंद की और सोफे पर रख दी। शाम ढलने लगी थी, हवा में नमी थी, शायद बारिश आने वाली थी। वह ऊपर के कमरे में जाकर चादरें साफ करने लगी, तभी नीचे कहीं से खरखराहट की आवाज आई। सोचा शायद हवा से दरवाजा हिला होगा, पर आवाज दोबारा आई, अब इस बार साफ, जैसे कोई पन्ना पलट रहा हो। वह नीचे उतरी। कमरा वहीं था, पर अब डायरी खुली थी और मोमबत्ती की लौ अपने आप जल उठी थी। कांपते कदमों से उसने पास जाकर देखा, वही पन्ना अब नया हो गया था। ऊपर लिखा था, पढ़ लिया तुमने, अब वह तुम्हें देखेगी। बिजली एक झटके में चली गई। पूरा घर घुप अंधेरे में डूबा। खिड़की के बाहर बारिश शुरू हो गई थी। अंजलि ने अपना फोन जलाया, लेकिन टॉर्च मात्र कुछ कदमों तक ही रोशनी फैला पा रही थी। और तभी उसने देखा खिड़की के शीशे पर किसी का प्रतिबिंब, सफेद चेहरा, खाली आंखें और होंठों पर कुछ फुसफुसाते शब्द। वो धीरे धीरे पास गई और वो चेहरा बस एक क्षण में गायब हो गया। उसका सीना धड़कने लगा। उसने तुरंत डायरी बंद की और बैग में डाल ली, लेकिन तभी महसूस हुआ उसके हाथ की उंगलियों पर वही लाल दाग लग गया है, जैसे ताजा खून हो। अगली रात वह होटल जाने वाली थी, पर गांव के लोग उसे रोकने लगे। बेटी, वो घर छोड़ दो, वहां बुरा साया है, बूढ़ी औरत ने कहा। तेरे दादाजी ने वही डायरी पढ़ी थी, उनके बाद से कोई वहां रह नहीं पाया। अंजलि ने हंसने की कोशिश की, आप लोगों की अंधविश्वास वाली बातें, पर उसके मोबाइल पर आवाज आई, नोटिफिकेशन की टोन। उसने स्क्रीन खोली। उसकी नोट्स ऐप में अपने आप नई लाइनें लिखी जा रही थीं। लिखा था, दूसरी रात शुरू होने वाली है, खिड़की मत बंद करना वरना वह अंदर आ जाएगी। अंजलि ने हाथ से फोन गिरा दिया। अब सिर्फ एक बात साफ थी, वो चीज चाहे जो भी थी वह जिंदा नहीं थी, पर कहीं ना कहीं थी। अंजलि की रात होटल में तो कट गई, लेकिन उसके भीतर बेचैनी अब एक साए की तरह साथ चलने लगी थी। सुबह होते ही वह गांव के चौराहे पर आई, जहां 8-10 लोग अलाव के पास बैठे थे, पर हर कोई उसके सवालों से बचता रहा और हर किसी की नजर डर के मारे झुकी हुई थी। दिन भर अंजलि ने लाख कोशिश की कि डायरी का खतरा बस उसका वहम हो, पर डर लगातार बढ़ता गया। उसके मोबाइल ऐप में हर कुछ घंटों बाद डायरी के नए संदेश चमक जाते। झूठ सा लगता, लेकिन स्क्रीन पर खून लाल लकीरों जैसा दिखाई देता। क्या यह कोई वायरस है? उसने टेक सपोर्ट को कॉल किया, मगर कोई समाधान नहीं मिला। सब सही था, पर सिर्फ फोन में नहीं, उसके हाथों पर भी डायरी का वह लाल दाग अब निशान छोड़ ढलने लगा था। शाम होते होते अंजलि फिर घर लौटी। वह चाहती थी कि सच जान ले, चाहे जो भी हो। जंग लगे गेट के पास
उसका हाथ खुद ब खुद डायरी की ओर बढ़ गया। अब उस पर पिछले दिन से ज्यादा गाढ़ा नाम लिखा था, अंजलि। जैसे किसी ने बार बार उसी जगह पर कटकर खून बहाया हो। पहला पन्ना पलटा, अब वहां नया संदेश था। तीसरी रात। दीवारों के पीछे की हलचल सुनो। उसमें कोई सांस ले रहा है, जिसे बाहर आना है। अंजलि ने चारों ओर देखा, सब शांत। मगर जब अपने दादाजी के पुराने कमरे में गई तो दीवारों के पीछे से अजीब सी थपथपाहट आने लगी। उसने दबी आवाज में कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। वह कमरे से बाहर भागी, मगर हर बार जब डायरी में नया पन्ना खोलती, घर के किसी हिस्से से खटखटाने, खरोंचने की आवाज आती। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। घर में अचानक नमी की जगह सर्द हवा फैलने लगी और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। डर में डूबी अंजलि ने डायरी को जलाने की कोशिश की, मगर वह जलती ही नहीं थी। आग लगाओ तो वह बस धुएं की बदबू देती और फिर ठीक उसी जगह नया नाम दिख जाता, उसका। उस रात नींद उसकी आंखों से दूर थी। आधी रात के करीब किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। वह बिस्तर से आगे बढ़ी, फोन टॉर्च के साथ पहुंची। बर्तन ठीक और व्यवस्थित थे, किंतु टेबल पर डायरी खुली पड़ी थी और उस पर लिखा था, अब तुमने आवाज सुन ली है, अगले कदम का इंतजार करो। अगले दिन गांव की लाइब्रेरी गई। वहां उसने पुराने रिकॉर्ड तलाशने शुरू किए। लाइब्रेरी की दादी सी दिखती महिला ने जब डायरी देखी, उसका चेहरा सफेद पड्डेच गया। बेटी, ये डायरी श्रापित है। ये सैकड़ों साल से है। हर एक पीढ़ी में कोई न कोई इसका शिकार हुआ है। तुम्हारे दादाजी भी? अंजलि ने पूछा। मेरे दादाजी क्या हुआ था? औरत बोली, उन्होंने आखिरी रात डायरी पूरी पढ़ डाली थी। उसके बाद घर की दीवारों से खून टपकने लगा। अगले दिन क्लर्क की आवाज टूट गई। उसकी आंखों में डर था। अंजलि अब समझ गई थी कि डायरी बस वाकई वहम नहीं है, उसकी किस्मत बदल रही है। घर लौटकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब उसकी उंगलियां लगातार लाल होती जा रही थीं। वैसे ही शाम होते ही एक परछाई कमरे के एक कोने से दिखने लगी, धुंधली मगर साफ। तुमने डायरी पर ही है, वो परछाई फुसफुसाई। अब तुम्हारा नाम वहां लिखा रहेगा, कुछ भी कर लो। अंजलि ने अपने जूते पहन घर भागने की कोशिश की। दरवाजा खोलते ही वही सफेद चेहरा सामने आ गया। उसकी आंखें पूरे घर में पसरे अंधेरे जितनी काली थीं। अंजलि चीखती रही, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं गई। लगता था घर भी डायरी की तरह एक कैद खाना बन गया है। उसने खिड़की से झांका तो गांव वाले सिर्फ दूर से उसकी ओर डर से देख रहे थे, लेकिन कोई मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंजलि ने डायरी से सवाल किया, क्या चाहिए तुम्हें? आखिरी पन्ने पर जवाब लिखा था, तेरा डर, तेरा लहू, तेरा नाम। फिर पन्ना अपने आप पलटा और उसमें लिखा था, अगली रात कुछ पुराना लौटेगा, अपना नाम मिटाने की कोशिश भी मत करना। अंजलि की तीसरी रात पहले से ज्यादा डरावनी थी। शाम होते ही घर की दीवारें अजीब सी गूंज उठीं। खिड़कियों की कांच पर अजीब निशान बनने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचने की कोशिश की हो। जब अंजलि कमरे की बत्तियां जलाने गई तो देखा उनमें से एक बल्ब में लाल रंग की धब्बियां दिख रही थीं, ठीक उसी जगह जैसा निशान डायरी में था। उसका दिल बार बार धड़क रहा था। अचानक टेलीविजन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ उसका नाम दिख रहा था और धीरे धीरे स्क्रीन पर खून की लकीरें बनती गईं। अंजलि बुरी तरह डर गई, पर अब वह जान गई थी भागना नामुमकिन है। कमरे में आते ही डायरी खुल गई। अब उसमें लिखा था, चौथी रात, कोई पुराना रहस्य बाहर आएगा, डर से भागने की कोशिश मत करना। हर नाम यहां अमर है और हर रात एक नया खून मांगती है। अंजलि खुद को रोक नहीं पाई और सबूत इकट्ठा करने के लिए डायरी के पुराने पन्ने पढ़ने लगी। उसमें सैकड़ों पुराने नाम थे, हर एक का खून से लिखा गया था और कुछ नामों के नीचे साल भी दर्ज थे। अंजलि के दादाजी का नाम भी था और उनके नीचे वही तारीख थी जिस शाम उनका अंतिम संस्कार हुआ था। अंजलि के हाथ कांप रहे थे। बाहर बिजली कड्डे अचकी और आगे की दीवार पर छाया का प्रतिबिंब दिखाई दिया। पहले वह हल्की थी, अब बिल्कुल स्पष्ट थी। वह परछाई किसी महिला की थी जिसे अंजलि ने कभी नहीं देखा था। आवाज आई, तुम्हारे नाम ने मुझे जगाया है। अपनी कहानी जानोगी तो अगले नाम को यहां लाना पड़ेगा।
शहर के इतिहास की किताबों में जो दर्ज नहीं था वह डायरी के भीतर साफ लिखा था। हर पीढ़ी में कोई न कोई उस हवेली में आया, डायरी खोली और अगले साथी की बलि दी। अंजलि अब समझ गई थी कि इस डायरी की शांति एक कीमत मांगती है। या तो अपना नाम मिटाओ या किसी अपने का नाम दर्ज करवाओ। उस रात अंजलि ने निर्णय किया, सच सामने लाना जरूरी है, चाहे जो भी अंजाम हो। मगर उसकी सांस में डर बस गया था। उसकी हर सोच पर अब केवल वही चीखती हुई आवाज हावी थी, लहू चाहिए, नाम चाहिए, डर चाहिए। अंजलि को अब खुद पर यकीन नहीं रह गया था कि वह किस दुनिया में है। हवेली की हर दीवार अब उसके डर का आईना बन गई थी। घर में हर दरार से कोई फुसफुसाने की आवाज आती, जैसे सैकड़ों अंधेरे साए वहीं से गुजर रहे हों। एक घंटी बजती, खिड़की अपने आप खुलती और फिर कुछ पल के लिए हवेली के भीतर चीख गूंज जाती। डायरी अब हर बार खोलने पर अंजलि का नाम और गाढ़ा लाल हो जाता। रातों को उसके सपनों में वह परछाई बार बार आती। दीवार पर अंजलि के दादाजी की तस्वीर थी, वहीं उसके चेहरे पर खून की लकीरें दिखने लगती। अंजलि ने खुद को दोस्तों से दूर कर लिया था। उसे शक था कि डायरी अब खुद उसके दिमाग के अंदर भी कोई खेल खेल रही है। बार बार ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। विंडो के बाहर कोई साया हिलता, कभी कोई झपटता और दरवाजे से लाल खून रिसना शुरू हो जाता। एक दिन जब अंजलि डायरी को गांव के पुजारी के पास लेकर गई, पुजारी घबरा गया। बेटी, ये चीज इंसानों के बस की नहीं। पुजारी ने मंत्रों का जाप किया, मगर डायरी उसकी बातों से जलती नहीं थी, बस तेज लाल चमकती रहती। पुजारी ने कहा कि डायरी की आत्मा को तभी बाकी मिलेगी जब कोई नया नाम उसकी जगह लिखवाया जाए या उसका सच किसी को सौंप दिया जाए। शाम होते होते अंजलि की आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर डर सर बढ़ने लगा। वह डायरी खोल नहीं पा रही थी, लेकिन हर रात वही आवाज की, लहू चाहिए, डर चाहिए, नाम चाहिए। कहानी अब उस मंच तक पहुंच चुकी थी जहां हवेली, डायरी और अंजलि के बीच की जंग चरम पर थी। क्या अंजलि डायरी का श्राप तोड़ पाएगी या डायरी कोई नया नाम खुद ही खोज लेगी? अंजलि की रातें अब चीखों से भरी थीं। हर सुबह अपने चेहरे पर नए लाल निशान पाती। कोई अंदर अंदर उसकी आत्मा कुरेदता रहता। डायरी लगातार खुलती ही रहती। हर पन्ने पर उसका नाम अब दूसरे रंगों से उकेरा जाता, कभी गाढ़ा लाल, कभी काला, कभी हरे खून जैसा। हवेली के बाहर अब गांव वाले भी रास्ता बदलने लगे थे। हर कोई कहता, अब मत लौटना वहां। मगर अंजलि को चैन नहीं। उसने एक रात डायरी से पूछा, मुझे क्या करना है? डायरी पर स्याही में जवाब आया, अपनी कहानी किसी ऐसे को सौंप दो जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहती हो, तभी श्राप टूटेगा। पर जो ये कहानी लेगा उसका नाम यहां लिखा जाएगा। अंजलि के सामने मां का चेहरा आया। वह डर से कांप गई। क्या मां की जिंदगी इस डायरी को दे सकती है? पर डर और पीड़ा से तंग आकर उसने एक रात मां को हवेली बुलाया। जब मां आई, हवेली एक लंबे सन्नाटे में डूबी थी। अंजलि ने रोते हुए डायरी थमा दी और कहा, मुझे माफ कर देना मां। मां ने डायरी खोली और उसी क्षण एक तेज झाड़ी हवेली में गूंज गई। हर दीवार से लाल खून टपकने लगा। खिड़कियां बरसात की तरह कांपने लगीं। मां बोली, क्या यह वही है जो तुम्हें तंग कर रही थी? अंजलि ने सिर हिलाया। अचानक हवेली की फर्श फट गई और डायरी सीढ़ियों के नीचे जाकर चिल्लाने लगी। एक नाम गया, एक नाम आया। अब कहानी नई शुरू होगी। अंजलि की आत्मा हल्की सी महसूस हुई, पर हवेली से बाहर निकलते ही उसकी मां की आंखों में खालीपन उतर आया। अब डायरी पर मां लिखा था, लाल और काले रंग के बीच झगड़ता हुआ। अंजलि ने मुड़कर आखिरी बार हवेली की खिड़की से झांका। कमरे के अंदर अब वही चेहरा मां की परछाई में दिख रहा था। हर बार कुछ फुसफुसाता और गायब हो जाता। डायरी आज भी उस हवेली के तहखाने में रखी है। हर बार कोई नया शिकार तलाशती है, उसके नाम की कहानी जोड़ती है और हवेली की दीवारों के पीछे सैकड़ों आत्माएं तड़पती रहती हैं। अंजलि अब हवेली छोड़ चुकी थी, लेकिन उसकी मां की आंखों में, चेहरे पर और व्यवहार में बदलाव धीरे धीरे साफ होने लगे। पहले मां कभी डरती नहीं थी, मगर अब वो दिन भर कमरे में बंद रहती, बाहरी आवाजों से चौंक जाती और हवेली से किसी भी बात का जिक्र करने पर गुस्से में आ जाती। डायरी अब तहखाने में नहीं, मां के तकिए के नीचे थी।
अंजलि जब भी देखने जाती, पन्ने अपने आप पलटते रहते। हर दूसरे दिन डायरी पर किसी नए नाम की लकीर बनती जाती। एक रात अंजलि ने देखा कि मां बिस्तर पर बैठी डायरी के पन्ने नाखूनों से कुरेद रही थी, मानो उसमें से कोई चीज बाहर निकालना चाहती हो। कमरे की रोशनी मंद थी, लेकिन दीवारों का रंग गाढ़ा होता जा रहा था, जैसे वहां कोई अदृश्य साया अब घर में ही रहता हो। मां की आवाज अब बदल गई थी। कभी बोलती तो ऐसा लगता जैसे उसकी जुबान पर कोई और बोल रहा है। किसी रात उसकी आंखें खुली रहती, मगर चेहरा खिड़की के बाहर देखता रहता, उस जगह जहां हर रात कोई साया तड़पता था। धीरे धीरे अंजलि को एहसास हुआ कि डायरी की भयावहता का असली शिकार अब उसकी मां है। हवेली के पेड़ों पर कपास के फूल जैसे काले और लाल दोनों रंग में बदलने लगे। गांव वाले कहते, अब हवेली नए शिकार की तलाश में है। एक पुराना पन्ना डायरी में दिखा। हर नाम की कीमत है, हर पीढ़ी का खून हवेली मांगती है। जो दिया नहीं, उसकी आत्मा हवेली की दीवारों में कैद। अंजलि अब यह समझ गई थी, डायरी शांति नहीं चाहती थी, बस हर बार नए डर को जगाती रहती थी। मां की हालत और बिगड़ने लगी। एक रात दिशा खो जाने पर अंजलि को बंद कमरे से मां की हल्की सी हंसी सुनाई दी, जिसमें मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ हंस रही थीं। अंजलि ने दरवाजा खोला। मां खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। डायरी खुले पन्ने के साथ गोद में थी और हवेली के नीचे से वही चीख उड़ रही थी जो डायरी के पहले शिकार के वक्त आई थी। घर की खामोशी अब एक अलग ही आकार लेने लगी थी। हवेली की हर दरार, हर छाया अपने भीतर कोई रहस्य छुपाए हुए थी। अंजलि बाहर की दुनिया में तो लौट चुकी थी, लेकिन उसकी मां हवा में ऐसे खो गई थी जैसे उसकी आत्मा हवेली में समा गई हो। हर रात हवेली की खिड़की से देखती, बाहर पुराने बंजर पेड़ों की डालियां अब वैसे ही हिलने लगती जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झंझोड़ रही हो। कई रातों से अंजलि को सपने आते, उसकी मां डायरी के सामने बैठी है, उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही हैं, कमरे में भारी साया मंडरा रही है। मां के बाल बिखरे हुए डायरी की लाल पन्नों पर चाकू से घाव बनाए जा रहे हैं। एक अजीब सा मंत्र गूंजता है। हर शब्द अंजलि की हड्डियों तक उतरता चला जाता है। सपने में हवेली का फर्श बदल जाता है, दीवारों से खून की धाराएं बहती हैं और उसी के बीच सैकड़ों पुराने नामों की आवाजें गूंजती हैं। तुम बदले नहीं, डायरी को सौंप नहीं सके, अब हवेली के दर को भुगतो। रात में बारिश शुरू हुई। हवेली के चारों ओर बिजली चमकने लगी। अंजलि ने देखा, मां बिस्तर से उठी और डायरी खोलकर खून से अपना नाम लिखने लगी। पन्नों पर खून उभरता रहा और हर नाम के नीचे कोई पुराना साल दिखाई देता। एक झटके में हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सैकड़ों साएं हवा में तैरते दिखाई दिए। उनके चेहरों पर डर, गुस्सा और एक अजीब सी भूख थी, जैसे वे सालों से इस डायरी की बंदी हो। अंजलि घर के भीतर गई। मां का हाथ पकड़ा, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था। मां आंखें खोलती, उनकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। मां बोली, डायरी अब तुम्हारा नाम चाहती है। उसने मेरी आत्मा ले ली, मगर अब हवेली पूरी तरह जाग चुकी है। ये डर खत्म नहीं होगा। हर रात कोई नया नाम इस डायरी में जोड़ा जाएगा। सस्पेंस अब चरम सीमा पर है। अंजलि ने डायरी को बंद करने के लिए उसे आग में डाल दिया, लेकिन डायरी न जली, न राख हुई। उसके उलटे डायरी जहां गिरी, हवेली की फर्श क्रैक हो गई और जमीन में एक छेद बन गया, जहां से सैकड़ों आत्माओं की चीख निकलने लगी। मां वहीं गिर पड़ी और अचानक ही हवेली के चारों ओर काली धुंध फैल गई। सारे कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंजलि ने बाहर जाने के लिए खिड़की तोड़ी, लेकिन जैसे ही दूर भागने लगी, हवा में उसकी बाहें कोई अदृश्य शक्ति पकड़ने लगी। डायरी अब उसके सामने हवा में तैरने लगी और उस पर लिखा था, अब डर तुम्हारे शरीर में उतर चुका है, अब तुम हवेली का नया शिकार बनोगी। अंदर दीवारों पर सैकड़ों नाम चमकने लगे। हर नाम के नीचे उसके अंतिम दिन की तारीख थी। अंजलि अपनी मां को बचाने के लिए चीखती रही, लेकिन हवेली की दीवारें अब उसके ही नाम का एको करने लगी। एक अजीब तेज खून में सनी आवाज में, अंजलि, अंजलि, अब तेरी रात शुरू होती है। हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में किताबें अपने आप खुलने लगी।
हर पन्ने पर डरावनी घटनाएं लिखी जाती, कुछ की स्याही धुंधली, कुछ में खून रिश्ता हुआ। कमरे में एक पुराना झूमर अचानक हिलने लगा और एक बोरी की तरह किसी की लाश लटकती दिखी। सांस लेने में मुश्किल। घर का हर कोना अब डर, बदला और आशा की जंग का हिस्सा बन गया। अंजलि अब समझ चुकी थी, शायद डायरी को सिर्फ डर, खून और जीता जागता नाम चाहिए। अगर वह डायरी को हवेली के सबसे नीचे वाले तहखाने में बंद कर दे, शायद साया हवेली से बाहर न जा सके। लेकिन जैसे ही उसने तहखाने में डायरी रखी, पीछे से वही सफेद चेहरा दिखा जिसने उसकी मां को छीन लिया था। चेहरा बोला, हर डर की कीमत है। इस डायरी में जो लिखा वह हमेशा सच बन जाता है। अब भागना बंद करो, वरना अगले सूरज की रोशनी कभी नहीं देख पाओगी। हवा में लहू की बू फैल गई। अंजलि ने महसूस किया, हवेली की दीवारों के पीछे सैकड़ों आंखें उसे तक रही हैं। फर्श की दरारों से डरावनी आवाजें आने लगीं। हवेली अब पूरी तरह सजीव हो चुकी थी। हवेली की तहखाने में अंधेरा इतना गहरा था कि अंजलि की टॉर्च की रोशनी भी कुछ फीट आगे ही धुंधली पड़ जाती थी। डायरी को वहां रखने के बाद जैसे ही वह मुड़ी, पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई, धीरे धीरे मगर साफ, जैसे कोई बहुत सावधानी से उसके पीछे चल रहा हो। अंजलि ने पलटकर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा, लेकिन हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी पुराने मुर्दे की सांस हो। तहखाने की दीवारों पर अजीब निशान थे, खरोंचों जैसे, मगर बहुत गहरे, जैसे किसी ने नाखूनों से बार बार दीवार पर लिखने की कोशिश की हो। अंजलि ने टॉर्च की रोशनी उन निशानों पर डाली। वे शब्द थे, लेकिन किसी अनजान भाषा में। कुछ जगह खून के धब्बे भी दिखे, जो अभी भी ताजे लग रहे थे। अचानक तहखाने में एक दरवाजा दिखा, जो पहले नहीं था। दरवाजा पुराना था, लकड़ी सड़ चुकी थी और उस पर भी वही अजीब निशान बने थे। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी, लाल रंग की। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ तो था जो उसे खींच रहा था। दरवाजा खोलते ही एक लंबा कॉरिडोर दिखा। दीवारों पर मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन उनकी लौ हिल नहीं रही थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे समय रुक गया हो। कॉरिडोर के अंत में एक कमरा था, जहां से आवाजें आ रही थीं। बहुत सारी आवाजें, कुछ रो रही थीं, कुछ चीख रही थीं, कुछ कुछ कह रही थीं, जो समझ नहीं आ रहा था। अंजलि धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ आवाजें और तेज होती जा रही थीं। कॉरिडोर की दीवारों पर तस्वीरें लटकी थीं, पुराने लोगों की। सबके चेहरे पर डर था, आंखें चौड़ी खुली हुई, मुंह खुले हुए जैसे चीख रहे हों। और हर तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था, एक तारीख के साथ। अंजलि ने गौर से देखा, ये सब वही नाम थे जो डायरी में लिखे थे। अचानक उसे एक तस्वीर में अपने दादाजी का चेहरा दिखा। उनकी आंखों में वही डर था, वही पागलपन। तस्वीर के नीचे लिखा था, राजेश शर्मा, 15 अक्टूबर 2019। यह वही तारीख थी जब दादाजी की मौत हुई थी। अंजलि के हाथ कांपने लगे। कमरे के करीब पहुंचकर उसने अंदर झांका। कमरे में एक बड़ी सी मेज थी, जिस पर सैकड़ों डायरियां रखी थीं। हर डायरी अलग रंग की थी, काली, लाल, हरी, नीली, लेकिन सभी पर खून के धब्बे थे। मेज के चारों ओर कुर्सियां थीं और हर कुर्सी पर कोई बैठा था, लेकिन वे लोग नहीं थे। वे साए थे, धुंधले मगर साफ दिखने वाले। अंजलि की सांस फूलने लगी। उन साइयों में से एक ने सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसका चेहरा उसकी मां का था, लेकिन आंखें खाली थीं, जैसे आत्मा निकल गई हो। अंजलि, मां की आवाज आई, लेकिन वह उसके होठों से नहीं, हवा से आ रही थी। तुम यहां क्यों आई? अब तुम भी फंस जाओगी। मां, अंजलि रोने लगी। मैं तुम्हें यहां से निकालूंगी। लेकिन दूसरे साए हंसने लगे, एक भयानक हंसी जो कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजती रही। सबसे बड़ा साया उठा। वह बहुत लंबा था, उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। उसकी आवाज गरजती हुई आई, यह हवेली हजारों साल पुरानी है। यहां पहले एक तांत्रिक रहता था जो मरे हुए लोगों की आत्माओं को बांधता था। उसने यह डायरी बनाई थी अपने खून से। जो भी इसे पढ़ता है, उसकी आत्मा यहां कैद हो जाती है। हम सब यहां सदियों से फंसे हैं। अंजलि के पैर कांप रहे थे। तो मैं कैसे निकलूं? साया हंसा। निकलना? यहां से कोई नहीं निकलता। डायरी एक बार पढ़ने के बाद
तुम्हारा नाम उसमें हमेशा के लिए लिख जाता है। अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा, हमारे साथ। कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी, मोमबत्तियों की लौ बुझने लगी, अंधेरा घिरने लगा और उसी के साथ वे आवाजें और तेज होने लगीं। चीखें, रोना, कराहना, सब कुछ एक साथ। अंजलि भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। वह दीवारों पर हाथ मारने लगी, रोने लगी, मुझे यहां से निकलने दो प्लीज। लेकिन कमरे से कोई जवाब नहीं आया, बस वही आवाजें और वह डर जो उसकी हड्डियों में उतरता जा रहा था। अचानक कमरे के बीच में वही लाल डायरी प्रकट हुई। वह हवा में तैर रही थी, खुद ब खुद पन्ने पलट रही थी। हर पन्ने पर नए नाम लिखे जा रहे थे, खून की स्याही से। अंजलि का नाम भी वहां था, सबसे नीचे, सबसे ताजा। डायरी से एक आवाज आई, अब तुम हमारी हो, यह हवेली तुम्हारा घर है, यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं। अंजलि ने आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। दादाजी की एक पुरानी बात। वे कहते थे कि हर बुराई का कोई ना कोई तोड़ होता है, कोई ना कोई रास्ता होता है। उसने आंखें खोली और डायरी की ओर देखा। अगर यह डायरी तांत्रिक के खून से बनी है तो इसका तोड़ भी होगा। बड़ा साया गुस्से से गरजा, कोई तोड़ नहीं है, यह जादू हजारों साल पुराना है। लेकिन अंजलि को एक बात समझ आ गई थी, डायरी में सिर्फ डर था, बदला था। अगर वह इसके सामने प्यार, माफी, शांति का भाव रखे तो क्या होगा। उसने डायरी को हाथ में लिया। वह बहुत ठंडी थी, जैसे बर्फ हो। उसने धीरे से कहा, मैं तुम सबको माफ करती हूं, तुम सबको शांति चाहिए, बदला नहीं। डायरी में हलचल हुई, पन्ने तेजी से पलटने लगे, कमरे में तेज रोशनी फैल गई, साए चीखने लगे, लेकिन अब उनकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। हमें यहां से निकालो। उनकी आवाजें कमजोर होने लगी। हम सिर्फ शांति चाहते हैं। अंजलि ने डायरी के पन्ने फाड़ने शुरू किए। हर पन्ना फाड़ने के साथ एक साया गायब हो जाता था, एक शांत मुस्कान के साथ। मां का साया आखिर में गायब हुआ। जाने से पहले उसने कहा, धन्यवाद बेटी, अब मैं मुक्त हूं। डायरी के आखिरी पन्ने के साथ पूरा कमरा, पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारें टूटने लगीं, छत गिरने लगी। अंजलि भागी सीधे बाहर तक। हवेली के बाहर पहुंचकर उसने पीछे देखा। पूरी हवेली धराशायी हो रही थी, राख बनती जा रही थी। जब सब शांत हुआ तो वहां सिर्फ एक खाली जमीन थी। हवेली का नामो निशान तक नहीं था। डायरी भी गायब हो गई थी। अंजलि जानती थी कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उसे यह भी पता था कि दुनिया में ऐसी और भी चीजें हैं जो डर फैलाती हैं, और शायद कभी किसी और को उनका सामना करना पड़े। वह वहां से चली गई, लेकिन रात में अब भी कभी कभी उसे वे आवाजें सुनाई देती हैं। शायद डायरी का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, शायद यह कहानी अभी भी जारी है। कुछ सप्ताह बीत गए। हवेली अब सिर्फ एक वीरान जमीन बन गई थी। गांव वाले पहले तो सब कुछ भूलना चाहते थे, लेकिन अंजलि के चेहरे पर जो गहरी उदासी थी, उसे देख सब समझ नहीं पा रहे थे। अंजलि शहर लौट गई, मगर उसके अंदर अब भी बेकली बनी रही। कभी कभी रात में उसकी आंखों के आगे वही पुरानी हवेली का कॉरिडोर दौड़ जाता, डायरी के रक्त रंजित पन्ने और हर चीखती आत्मा की गूंज। एक शाम जब वह अपनी किताबें समेट रही थी, अलमारी के पीछे से एक पुरानी किताब गिर पड़ी। वही लाल कवर। अंजलि का दिल एक पल को रुक गया। उसने तेज सांस ली। क्या डायरी वापस आ गई? बाहर तेज बारिश शुरू हो गई, बिजली चमकी। उसने किताब को हाथ लगाया, कवर हटाया। इस बार कवर पर कोई नाम नहीं था, खाली था। लेकिन जैसे ही उसने पहली पन्ना पलटा, वहां उसका नाम खून से लिखा मिल गया। फिर वही नाम, फिर वही रात। रात का अंधेरा फैलने लगा। कमरे के कोनों से साया बाहर गिरने लगे। उसकी खिड़की के बाहर वही सफेद चेहरा तैरता दिखा, पर इस बार आंखों में गहरा सूनापन था। अंजलि ने किताब बंद करने की कोशिश की, पर पन्ने खुद ब खुद पलटते रहे। हर बार नया संदेश आता, डर का कोई अंत नहीं। हर आत्मा जिसका नाम डायरी में है, अब तेरे सपनों में आएगी। रात को जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, उसके बिस्तर के नीचे से खरोंचने की आवाजें आने लगीं। पंखे का शोर बढ़ता गया, दीवारों पर छायाएं हिलने लगीं। अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा आया। वह मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कान में दर्द था। मां ने कहा,
बेटी, डर सिर्फ हवेली में नहीं, तुम्हारे साथ है। जब तक ये डायरी इस दुनिया में है, कोई भी सुरक्षित नहीं। अंजलि आमने सामने बैठ गई। उसने डायरी को लेकर खोज शुरू की। क्या कोई और राह है इससे बचने की? किसी किताब में लिखा था, जिस समय कोई आत्मा खुद के डर को स्वीकार कर ले, वो डायरी में बंद श्राप टूट सकता है। अंजलि ने पूरी रात खुद को अपने सबसे बड़े डर से जूझते हुए देखा। वो पुराने नाम, दम घोंटती रातें, चीखते साए। अगली सुबह उसकी आंख खुली, डायरी बंद थी, जमीन पर गिर चुकी थी। उसका नाम अब धुंधला हो चला था। शायद भीतर के डर को स्वीकारते ही श्राप कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन तभी फोन पर एक नया मैसेज आया। अगर कोई और इस डायरी को छू ले, उसका नाम फिर चमक उठेगा। अंजलि ने समझ लिया कि कहानी कभी खत्म नहीं होती। उसने डायरी को एक सील बंद डिब्बे में डाल गांव के सुनसान कुएं में गिरा दिया। पर जाते वक्त उसके मन में सिर्फ एक बात थी, डर कहां खत्म होता है, शायद डर ही जीवन है। कई महीने बीत गए। अंजलि अब शहर में अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन डर अब भी उसके दिल की गहराइयों में सांस लेता था। गांव के कुएं में डायरी फेंकने के बाद उसके सपनों में साए कम हुए थे, मगर पूरी तरह मिटे नहीं। एक रात उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आया। एक बूढ़ा आदमी था, आवाज में कड़वाहट थी। तुमने सोच लिया कि कहानी खत्म हो गई? डायरी सिर्फ एक जरिया है। डर का असली जड़ तो उस जमीन के नीचे है जिसमें तुमने डायरी फेंकी। अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया। अगले दिन ही वह गांव लौट आई, सीधे उसी पुराने सुनसान कुएं के पास। कुआं अब भी वैसा ही खंडहर पड़ा था, लेकिन उसके पास एक युवा लड़का खड़ा था। नाम था रघु। रघु गांव का नया अध्यापक था, जिसने उस कुएं और हवेली की कहानियां सुन रखी थीं। वह बताने लगा, कहा जाता है कि कुएं के नीचे एक पुरानी सुरंग है, जिसमें कभी कभी रात को लाल रोशनी चमकती है। गांव वाले वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। अंजलि और रघु ने साथ मिलकर रात में उस कुएं में उतरने की योजना बनाई। रात गहराती गई, आसमान पर बादल मंडराने लगे। दोनों रस्सी और टॉर्च लेकर कुएं में उतरे। नीचे पहुंचने पर एक तंग सुरंग मिली, जिसमें दीवारें गीली थीं। हर जगह पर लाल धब्बे लगे थे। सुरंग में आगे बढ़ते बढ़ते अचानक धुंधली गूंज सुनाई देने लगी। बच्चों की रोने की आवाज, बूढ़ों का कराहना, और हर गूंज के बीच अपने नाम की फुसफुसाहट। सुरंग के अंत में एक गुफा थी। उसमें एक पत्थर की चौकी और उस पर वही डायरी रखी थी। इस बार वह खुली थी और पन्ने अपने आप पलट रहे थे। रघु जब डायरी के पास गया, पन्ने पर उसका नाम खुद ब खुद लिखा गया, रघु। अंजलि ने देखा, गुफा की दीवारों में सैकड़ों नाम खुदे हुए थे, जिनमें कुछ हाल के और कुछ सदियों पुराने थे। अचानक गुफा में तेज हवा उठी, रोशनी बुझ गई। सैकड़ों आत्माएं वहां प्रकट हो गईं। कुछ डर में कांपती, कुछ गुस्से में, कुछ मदद की फरियाद करती। डायरी फिर हवा में तैरने लगी। इस बार आवाज आई, हर नाम अब मेरे साथ जिएगा। इस सुरंग की आत्माएं तभी मुक्त होंगी जब कोई अपना सबसे बड़ा डर यहां कबूल करेगा। रघु घबरा गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह बोला, मेरा डर कि मैं अपने परिवार को खो दूं। गुफा की दीवारें थरथराईं। कुछ आत्माएं शांत होकर मिट गईं, मगर डायरी पन्ना पलटती रही। अंजलि ने बंधी आवाज में कहा, मेरा सबसे बड़ा डर मेरी यादें खो देना। गुफा में अब गाढ़ा सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे कुछ आत्माएं खुद ब खुद गायब होती गईं। डायरी की लाल स्याही अब काली पड़ी डिच गई और एक आखिरी पन्ने पर लिखा गया, डर कबूल किया, पर कहानियां कभी खत्म नहीं होती। डर हर नस्ल में आगे जाता है, हर नाम में, हर डायरी में। अंजलि और रघु जैसे तैसे सुरंग से बाहर आए। गांव वालों से पूछा, क्या डर खत्म हुआ? सबने सिर झुकाकर कहा, हर डर की कहानी बदली जाती है, पर डर कभी मरता नहीं। अंजलि समझ गई कि डायरी सिर्फ एक माध्यम है। डर हमेशा नए चेहरे के साथ लौटता रहेगा, नई कहानियां भी जुड़ती रहेंगी। गांव, हवेली, कुआं, डायरी, हर जगह, हर नाम में डर बैठा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक अनजान औरत आई। उसका नाम था तारा। कहते थे वह पुरखों की परछाई समझ सकती थी, आत्माओं से बात कर सकती थी। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा रहस्यमयी और आवाज में अजीब सा भरोसा था। अंजलि और रघु से उसकी मुलाकात हुई। तारा ने देखते ही पूछा, तुमने उस डायरी को कहां छुपाया?
अंजलि और रघु चौंके। कोई बाहरी व्यक्ति कैसे डायरी के बारे में जानता है? तारा बोली, यह डायरी सिर्फ डर नहीं, इंतकाम भी है। अगर इसकी सही रस्म निभाई जाए तो आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो सकती हैं। गांव के सबसे पुराने मंदिर में तारा सभी गांव वालों को ले गई। हर शिकार अपने सबसे भीतरी सच और डर को कबूल करे, तभी डायरी के सभी नाम मुक्त हो सकते हैं। रात को मंदिर में हल्की रोशनी थी। मंत्रोच्चार के बीच तारा ने एक पुर्जा निकाला। उसमें डायरी का प्रतीक था, जिसकी सतह पर हर आत्मा की गूंज लिखी थी। सभी गांव वाले डरते डरते अपने अपने दिल का सबसे बड़ा डर बोलने लगे। कोई बोला, अपना बच्चा खोने से डरता हूं। कोई बोला, अपनी पहचान भूलने से डर है। हर कबूलनामे के साथ मंदिर की दीवारें थरथराने लगीं। अचानक डायरी तारा के हाथ में आ गई। इस बार पन्ने भीगे नहीं, बल्कि उसमें नई स्याही से सबका डर लिखा जाने लगा। मंत्र के दौरान एक गहरा साया मंदिर के बीच प्रकट हुआ, लंबा, अंधेरे जैसा। तारा कांप गई, लेकिन बोली, अगर इस साए से सीधे आंख मिलाई जाए तो ये आंखें डर को चाप कर खत्म कर सकती हैं। पर अगर कोई झूठ बोले तो उसी वक्त उसकी आत्मा उसी डायरी का अंग बन जाएगी। अंजलि और रघु दोनों आगे बढ़े, अपनी खुद की डरावनी हकीकत बताई। उनकी आंखें नम थीं और भीतर का भय साफ था। साया मंदिर के भीतर घूमने लगा। उसके हर चक्कर के साथ हवाओं में फुसफुसाहट, दीवारों पर स्याह मूर्तियां उभरने लगीं। अचानक मंदिर की दीपक खुद ब खुद बुझ गए। हर तरफ काला धुआं भर गया। साया ने अपने गहरे स्वर में कहा, डर सच हो तो आजादी, डर झूठ हो तो आत्मा हमेशा डायरी में। एक गांव वाले ने झूठ बोला। उसी क्षण उसकी परछाई गायब हो गई। अगले पल उसका नाम डायरी के सबसे आखिर में चस्पा हो गया। तारा ने सबको समझाया, अब तक डायरी डर का घर थी, अब यह सच्चाई की परीक्षा है। जो सच बोलेगा वही भूलेगा। झूठ बोलोगे तो अंतहीन डर में फंसोगे। रात के अंत में मंदिर शांत हुआ। सैकड़ों आत्माएं आजाद हो गईं, पर डायरी अभी भी जिंदा थी। तारा ने आखिरी मंत्र बोला, अगर कभी डायरी दोबारा लौटे तो उसे हर बार सच, साहस और अपने भीतर के डर से सामना कराना। अंजलि ने मंदिर के दियों में अंतिम बार दीप जलाया। उसने महसूस किया कि डर सिखाता है, डर बचाता भी है, और कभी कभी डर ही सबसे गहरा सच होता है। रात के सन्नाटे में तारा मंदिर के पीछे घाट किनारे बैठी थी। उसकी आंखों में गहरा डर था, जैसे कोई भयानक दृश्य बार बार उसकी यादों में लौटता हो। अंजलि और रघु ने महसूस किया कि तारा की आत्मा भी डायरी जैसी ही बोझिल है। अचानक घाट के नीचे से सुनसान हवा उठी और पानी में काले बुलबुले बनने लगे। घाट के पास पुराने पत्थर के नीचे से डायरी की सरसराहट फिर सुनाई दी, जैसे आत्माएं फिर निकलना चाहती थीं। तारा बोली, डर कभी मरता नहीं, सिर्फ रूप बदलता है। जिस रात किसी नए चंद्र की छाया इस डायरी पर पड़ेगी, सब आत्माएं दोबारा जाग जाएंगी। इसी रात गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास से बच्चों की रोने की आवाज गूंजने लगी। रघु दौड़कर पहुंचा तो देखा वहां कोई नहीं, बस जमीन में खून का लाल घेरा बना था। अंजलि की झोपड़ी के अंदर घंटियां अपने आप बजने लगीं। खिड़कियों पर ताजा खून के छींटे दिखने लगे। रात के तीसरे पहर हवेली उसी जगह उभर आई जहां राख थी। हवेली बिल्कुल वैसी ही, लेकिन इस बार जमीन से उगती काली जड्ढों के साथ। हवेली की दीवारें थरथरा रही थीं। डायरी हवेली के दरवाजे पर फिर मिली। इस बार पन्ने फाड़ने से हर बार एक जानवर की काली परछाई बाहर निकलती। फर्श पर डरावनी छायाएं लिपटने लगीं, कोई लंबे बेताल जैसी, कोई सिर कटे घोड़े की तरह। हर कमरे में आत्माओं की चीखें गूंजती। डर कब तक भागेगा? तारा ने एक निर्जन कोठरी में सबको बुलाया। इस बार श्राप का सच अंदर से निकालना पड़ेगा। अगर किसी ने डर के सामने हिम्मत हार दी, उसकी आत्मा हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अंजलि डर के बावजूद डायरी के सहारे सीढ़ियां चढ़ी। हर पग पर दीवारों पर खुद उसका नाम लिखा जाती। एक अंधेरे कमरे में उसकी मां का साया उसके सामने आ गया। आंखें फटी, मुंह से खून बह रहा था। मां बोली, डर मेरे अंदर था, अब तेरे अंदर है। जब तक सच नहीं बोलेगी, तुझसे हवेली कभी नहीं छूटेगी। रघु अस्पताल के बिस्तर पर था। हवेली के डर का जहर उसकी रगों में फैल गया था। डॉक्टर कह रहे थे, शरीर तो बच सकता है,
लेकिन मन पर जो चोट है वो भुलाना हर नामुमकिन। गांव की गलियों में हर रात कोई न कोई नया डर जन्म लेता। कभी बच्चों की रूहें, कभी बुढ़िया का चिल्लाना, कभी हवेली के गेट पर तांत्रिक की छाया। तारा खुद डायरी की तरफ बढ़ी, उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, हवेली के तहखाने फट गए, जमीन में दरारें पदैज गईं और गांव की जमीन पर खून का सैलाब बहने लगा। पन्ने पर लिखा था, अगर डर को पूरी तरह दिल से बाहर निकालना है तो सबसे अधिक प्रिय चीज को डायरी के हवाले करना होगा। तारा रोते हुए बोली, मैं अपनी सबसे प्यारी याद दुनिया को दे रही हूं ताकि डर के आगे कोई झूठ न बोले। डायरी के आसपास की जमीन कांप उठी। हवेली रातों रात फिर डूब गई, लेकिन हवेली के श्राप की जगह अब हर गांव वाले के सपनों में एक नाम बार बार आता, वही डायरी, वही डर, वही साया। डर कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ नई शक्ल में लौट आता है। हवेली की कहानी हर रात नए खौफ से जन्म लेती है और डायरी की आत्मा हर बार नया नाम तलाशती है। गांव में डर की लहर बढ़ती गई। हवेली का नाम अब बच्चों की नींद में, बड़ों की बातों में और जानवरों की खौफनाक चीखों में शामिल था। एक रात गांव के 7 बच्चे अचानक गायब हो गए। उनके घरों में सिर्फ दीवारों पर ताजे खून से उनके नाम लिखे मिले। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। तारा, अंजलि और रघु ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सबकी आंखों में वही सवाल, कहां गए हमारे बच्चे? हवेली अब राख होते हुए भी नई जमीन में उग आई थी। इस बार उसकी छतों पर नाखूनों से खरोंची गई इबारतें थीं और हर इबारत के नीचे एक बच्चे का नाम खुदा था। तारा ने हवेली के सबसे पुराने तहखाने में प्रवेश किया, जहां सैकड़ों साल पुरानी एक मूर्ति थी जिसके आसपास खौफ की हवा सर्द थी। मूर्ति के पैरों के नीचे डायरी का पन्ना पाया। इस बार उस पर लिखा था, जो हवेली के श्राप को छुए उसका शिकार वो होगा जो सबसे मासूम है। हर पीर ही में रात के तीसरे पहर एक बार बच्चों की आत्मा हवेली के तहखाने में बुला ली जाती है। उनकी मासूमियत ही सबसे बड़ा डर है। तारा, अंजलि और रघु ने मिलकर हवेली के तहखाने की खुदाई शुरू की। नीचे पत्थरीली दीवारों के बीचों बीच एक गंभीर गड्ढा मिला, जिसमें सैकड़ों खोपड़ियां और मासूम बच्चों की चीजें दबी हुई थीं। गड्ढे के अंदर से कराहने की गूंज आने लगी। हर गूंज पर किसी बच्चे की चीख, आंखों में डर और हथेलियों में वही डायरी। तहखाने की दीवार पर एक अजीब पेंटिंग बनी दिखी। उसमें एक तांत्रिक हवेली के सबसे पुराने जन्म में सैकड़ों बच्चों की आत्माओं को डायरी के पन्नों में बांध रहा था। उस तांत्रिक की आंखों में पागलपन था। उसने लिखा, मासूमियत से बद्धा डर कोई नहीं, इसीलिए हवेली में हर रात बच्चे गायब होते हैं और उनकी आत्माएं डायरी में कैद हो जाती हैं। अंजलि डर के साए में कांप रही थी। अचानक उसकी मां की आत्मा प्रकट हुई। बोली, मेरे दादाजी, जिनका नाम डायरी में था, उन्हीं ने तांत्रिक को रोकने की कोशिश की, लेकिन नुकसान हम सबको हुआ। हवेली का श्राप उसी रात पैदा हुआ जब पहली बार किसी बच्चे ने डायरी को छुआ था। रात के अंधेरे में हवेली की खिड़कियों से सफेद साए बाहर झूलने लगे। बच्चों की मासूम आवाजें, उनकी रूहें हवेली को हिला रही थीं। तारा ने डायरी के पन्नों को फाड़ कर हवा में फेंक दिया। हर पन्ना एक सफेद चमक के साथ खो गया। गड्ढे में मासूमियत की चीखें कम होने लगीं। आत्माएं हल्की होकर आसमान में फैल गईं। आखिरी आत्मा अंजलि के पास आई। उसने कहा, हवेली का डर हर जन्म में लौटेगा जब तक सच सबको पता न चले। हर बार कोई नई मासूमियत सोती रहेगी और कोई नया डर जागेगा। गांव के बच्चे अगली सुबह सुरक्षित लौट आए, मगर उनकी आंखों में अब भी वही गहरा साया दिखता था। गांव ने हवेली का नाम मिटा दिया, लेकिन तारा ने डायरी को सबसे गहरे कुएं में दफना दिया, इस यकीन के साथ कि डर कभी ना खत्म हो तो भी सबका सामना हिम्मत और सच से करना होगा। गांव ने डायरी को कुएं में दफना दिया। लोग कुछ सुकून महसूस करने लगे, लेकिन रातों में हवेली की राख से धुआं उठता रहा। एक रात अंजलि को सपने में रहस्यमयी संकेत मिला। डर वहीं खत्म होगा जहां पहली आत्मा जागी थी, लेकिन कभी कभी डर खुद इंसान बन जाता है। सुबह तारा की हालत अचानक बिगड़ गई। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे, चेहरा बिल्कुल सना हुआ और बोलते बोलते आवाज बदलने लगी, एक भयानक पुरुष स्वर में। तारा की देह झटकों में कांपने लगी।
उसके चेहरे पर तांत्रिक जैसी शिकनें उभर आईं। गांव के मंदिर का पुजारी बोला, श्राप डायरी में नहीं, किसी इंसान के खून में उतर गया है। अब हवेली के अलावा डर किसी के शरीर में सांस ले रहा है। तारा अब रातों को गांव की गलियों में घूमती, बच्चों के नाम पुकारती, हवेली की दीवारों पर अपने हाथ काटकर खून से लिखती। रात के तीसरे पहर उस पर तांत्रिक की आत्मा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। उसकी हंसी घसीटती, ओजस्वी और खतरनाक थी। अब डायरी की जगह तारा ही डायरी बन गई थी। जिसके पास जाती उसका नाम अपनी बांह पर चाकू से लिख लेती। गांव के लोग भय से भागने लगे। हवेली खाली थी, मगर तारा का साया पूरे गांव में फैला। अगली सुबह 7 बच्चों की आत्माएं सुरक्षित लौटीं, मगर उनके हाथों की हथेलियों पर गहरा खून का नाम लिखा था, तारा। किसी ने कभी कुएं में डायरी देखी तो नहीं, लेकिन तारा हर बार कहती थी, डर मैं हूं, श्राप मेरा है। कहानी हर सांस के साथ फिर से जिंदा हो जाएगी। हवेली, डायरी, तांत्रिक, सबका डर इंसान का चेहरा ले चुका था। अब डर को मिटाना भी खतरनाक हो गया, क्योंकि जो डर से भिड़ता उसी के भीतर श्राप का टीका उतर जाता। तारा की हालत हर दिन बिगड़ती रही। अब वह सिर्फ तांत्रिक की छाया नहीं थी, बल्कि गांव भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन गई थी। उसके चेहरे पर हर रात नई नई उकेरी गई रेखाएं उभरतीं, कभी जैसे खून से किसी ने कुतर दिया हो, कभी ऐसे जैसे पुरानी डायरी की स्याही उसकी त्वचा में उतर रही हो। रघु और अंजलि ने मिलकर तारा को बांध दिया, लेकिन तारा के शरीर से अजीब सी फुसफुसाहटें निकलतीं। कभी पुराने तांत्रिक के मंत्र, कभी हवेली के भीतर की चीखें, कभी गायब हुए बच्चों की हल्की सी कराह। गांव में रात के अंधेरे में हवाओं के साथ किसी के कदम चलने की आवाजें आने लगीं। वो आवाजें घर घर घूमतीं, खिड़कियों पर खून के निशान छोड़ जातीं। एक शाम गांव के 70 साल बूढ़े रामलाल गुम हो गए। सुबह उनकी लाश खेतों के बाहर पड़ी थी, मगर जिस जगह वे मरे वहां जमीन पर किसी डायरी का बना हुआ चिन्ह था, गहरे, लाल और घातक। हर लाश के साथ एक नाम तारा अपनी बांह पर खून से लिखती और सीना चौधा कर पूरी रात हवेली के बाहर बैठी रहती। उसका चेहरा अब पूरी तरह तांत्रिक सा बन चुका था। आंखें चमकती, मुस्कान भयानक। कई बच्चे अब रातों को सिसकते, हमें डायरी अंदर बुलाती है। हर सपने में खून, हर आवाज में वही तारा। रघु ने शहर में जाकर पंडितों, ओझाओं, सबसे मदद मांगी। कोई अपनी किताबों में पढ़ा श्राप नहीं पहचान पाया, सबने हाथ खड़े कर दिए। अंजलि ने फैसला किया कि तारा के अतीत तक जाना जरूरी है। वह गांव के पुराने दस्तावेज, हवेली के जिन्होंने कभी वहां बसावट की थी, उनके परिवारों की बातों तांत्रिक के वंशजों तक पहुंची। पता चला कि तारा दरअसल हवेली के तांत्रिक की अंतिम संतान थी। उसकी आत्मा कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी और वही सब डर तारा में समा गया था। हवेली, डायरी और गांव का सच तारा के खून में बसा था। तारा अब गांव छोड़कर रातों रात शहर की तरफ भागने लगी, पर उसके पीछे काली परछाई, बच्चों की रूहें, बूढ़े की चीख और हवेली की राख का धुआं भी डोलने लगा। जहां जहां तारा गई वहां के लोगों के सपनों में डायरी दिखने लगी। बच्चों की हथेली पर खून का नाम उभरने लगा और मौत के समय हर इंसान डायरी के सबसे ताजा पन्ने जैसा डर महसूस करने लगा। रघु और अंजलि ने शहर के चौराहे पर तारा को धरा, मगर उसी वक्त 4 रास्तों से काले साए आए। हवा की झंझनाहट, बिल्कुल वैसी जैसे डायरी के नए पन्ने का डर। तारा बोली, इस बार डर सिर्फ नाम में नहीं, हर इंसान की नस में फैल जाएगा। जो टकराएगा उसकी आत्मा मेरे भीतर घुल जाएगी। हर कहानी, हर मौत, हर खोई आत्मा अब तांत्रिक की डायरी का हिस्सा बनेगी। और मैं संतोष चीनी नहीं, मैं सिर्फ डर हूं। रात होते ही शहर की गलियों में बच्चों की हंसी, बूढ़ों की हिचकी, हवेली की परछाई और तांत्रिक के मंत्र सुनाई देने लगे। हर खिद्दकी पर खून का निशान, हर दरवाजे पर किसी का अजनबी नाम। लोगों ने अपने अपने घरों में दरवाजे बांधने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हवा हर जगह से डर घुमा लाती। अंजलि ने आखिरी हार न मानते हुए तारा को उसी कुएं के किनारे ले जाकर पुरानी डायरी के पन्ने दिखाए। जैसे ही तारा ने डायरी का अंतिम पन्ना छुआ, उसका शरीर कांप गया। चेहरे पर तांत्रिक की आंखें, हाथ बेडौल, आवाज महिला से पुरुष में बदलती, डरावनी औरत की आवाज में,
अब ये डर सदी भर नहीं, अनंत तक रहेगा। हवेली की कहानी धुंध नहीं, लहू के किनारे फैला दी जाएगी। हर आदमी का डर डायरी में कैद, हर बच्चा उसका शिकार। अचानक तारा का साया चिल्लाता हुआ डायरी में समा गया। हवेली का श्राप वहां से कुएं की भयानक गहराइयों में डूब गया। लेकिन जिस वक्त तारा गायब हुई, पूरे इलाके की हवा सर्द हो गई। बच्चों की हथेली पर खून उभर आया। शहर की दीवारों पर वही सबसे भयावह पेंटिंग खुद ब खुद बन गई। अब हवेली और डायरी का डर किसी एक जगह तक सीमित नहीं था। जिसने भी अपने डर को टाल दिया या डायरी के बारे में भूलना चाहा, उस रात उसकी आत्मा सबसे अंधेरी पन्ने में हमेशा के लिए बंद हो गई। तारा के गायब होने के बाद लगा था कि अब सब कुछ शांति में बदल जाएगा, मगर जो कोई जानता था वे जानते थे कि डर सिर्फ जगह नहीं, समय भी बदलता है। अंजलि और रघु ने लाख कोशिश की शांत रहने की, किंतु रात को कभी कभी उनके सपनों में वो कुआं, काली हवेली, बच्चों की मासूम आत्माएं और तांत्रिक का लहू चमकता। कुछ ही दिन के भीतर पास के गांवों में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को खेतों में सफेद धुआं उठना, घरों की दीवारों पर नए पुराने अजनबी नाम दिखना, और सबसे अजीब, कई जगहों पर स्कूलों की डेस्क पर बच्चों की किताबों में अचानक तांत्रिक रेखाएं खुद ब खुद बन जाती। हर जगह वही चिन्ह, लहू, डायरी और उसके आसपास अजनबी भाषा। शहर भर के ओझाओं, पंडितों ने मंदिरों में मंत्र किए, मगर डायरी का डर और सवा हो गया। जो भी उस डर को नजरअंदाज करता, उसकी जिंदगी में साया बदल जाता। लोग काम धंधा छोड़ डाज गए, बच्चों की बोली बदल गई और बूढ़ों के सपनों में डायरी के नए चेहरे आने लगे। एक रात रघु ने सुन पाया, दूर के विदेश में एक रिसर्चर अचानक हिंदी लिखने लगा। डायरी की कहानी उसके ब्लॉग में चस्पा हो गई। अंजलि ने सोशल मीडिया पर पढ़ा, अमेरिका, जापान, रूस, हर जगह लोगों के घरों में खून के निशान, हवेली के तांत्रिक की छाया और बच्चे अपनी हथेलियों पर अनजान नाम खोजने लगे। जल्द ही डायरी की डरावनी कहानी टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट सब पर फैल गई। लोग बार बार एक ही सवाल करते, क्या यह सच्चाई है या सिर्फ कहानी? मगर जवाब में हर कोई अपनी अपनी कहानी का डर बयान करता। हर किसी के घर में एक अंधेरी शक्ल की परछाई उभर आती। डर अब इंसान, जगह, भाषा, संस्कृति सबकी सीमाओं से पार जा चुका था। जिन देशों ने कभी हवेली या तांत्रिक न देखे थे, वहां के बच्चों की चित्रों में डायरी के पन्ने, औरतों के चेहरे पर वही खून का नक्श, मर्दों का डरावना सपना, सबकी खिलखिलाहट में वही तारा की आत्मा आ जाती। एक दिन पुरातत्व विभाग ने कहीं दूर पहाड़ की खोली में एक 100 साल पुरानी डायरी पाई। उसका पन्ना ताजा था, स्याही अब भी खून की। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी सबकी डरावनी गूंज मिली। रात को वैज्ञानिक ने कल्पना की कि डायरी चुपचाप बंद कर दी जाए, पर उसी पल उसकी खिड़की पर खून से लिखा दिखा, डर कभी खत्म नहीं होता। अब पूरी दुनिया ने समझ लिया था, डायरी सिर्फ पुरानी हवेली या तांत्रिक का श्राप नहीं, डर का सबसे अदृश्य और सबसे खतरनाक सच था। हर जगह, हर पीढ़ी, हर आत्मा के जीवन में डर एक पन्ना है, जिसे भुलाया तो मृत्यु, जिसे कबूल किया तो सिर्फ क्षण भर की राहत। समय बीतता गया। डायरी का श्राप अब गांव, शहर और पूरे देश दुनिया में फैला हुआ था। हर जगह कोई न कोई खून से सना नाम, किसी मासूम की गूंजती आवाज, तांत्रिक मंत्र के भयावह शब्द और हवेली के दरवाजों पर नक्श उभर आते। पर डर का सबसे बड़ा सच यह था कि डर अब बाहरी नहीं, इंसानों के दिमाग, यादों, सपनों और रिश्तों में उतरता जा रहा था। अंजलि अब बूढ़ी हो चली थी। साल, दशक, पीढ़ियां गुजर गईं। उसके चेहरे पर हादसों की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। वह जान चुकी थी, डर का अंत कभी नहीं होता। उसे बदलना या अपना लेना ही इंसान की असल नियति है। रघु ने अपनी पूरी जिंदगी इस श्राप को समझने और तोड़ने में लगा दी। हर किताब, हर पुराना दस्तावेज, हर तांत्रिक की चमड़ी, हर विज्ञान की थ्योरी, कुछ भी इस श्राप का हल साबित नहीं हुआ। कभी कभी उसकी आंखें बंद करती तो रघु को अपने नाम की डायरी, हवेली की छाया, तारा की हंसी और बच्चों की चीख एक साथ सुनाई देती। दुनिया में एक नया दौर आया। लोग विज्ञान की ओर भागे, पर डायरी का डर तकनीक में भी घुस गया। कभी किसी मेल, नोटिफिकेशन, डिजिटल ऐप में अचानक वही तांत्रिक मंत्र दिख जाता
कभी ऑनलाइन चैट में बच्चे डरावनी बातें करने लगते। शहरों ने डायरी के असली किस्सों को मिथ कहकर चीखें दबा दी, पर रातों को सड़कों, खिड़कियों, मोबाइल स्क्रीन पर खून के अक्षर बदलते रहते। अंजलि अब अपने आखिरी दिनों में समझ चुकी थी, डर को हराना असंभव है, लेकिन उसकी कहानी में हौसला और सच्चाई जोड़ना जरूरी है। उसने अपने पोते पोतियों को डायरी की पूरी दास्तान सुनाई। हर दर्द, हर घटना, हर श्राप का सच पूरे विस्तार में बताया। उस रात जब हवेली राख हुई थी, तब सोचा था अब कोई डर ना आएगा, पर डर चेहरे बदलता है, जगह बदलता है, लेकिन इंसान के भीतर उसका घर बना ही रहता है। शायद जब कोई सच्चाई और साहस से डर को अपनाए तो डायरी के पन्ने फीके पड़ जाते हैं। रघु ने आखिरी कोशिश करी। पुराने पत्थर, नए कंप्यूटर, मंत्रोच्चार और हजारों साक्ष्यों को इकट्ठा किया, पर डायरी हर बार लौट आती, फिर किसी और जगह, किसी और शक्ल, किसी और बच्चे, और हर बार कोई नया मासूम गायब हो जाता। वृद्ध तारा की आत्मा एक रात अंजलि के पास आई। डर मेरा सच है, मेरा नाम है, मेरा अंत नहीं। जिस दिन लोग डराना छोड़ देंगे और डर को पहचानना शुरू कर देंगे, उस दिन डायरी सिर्फ एक किस्सा रह जाएगी। पर जब भी कोई डर से खुद को अलग करेगा, कहानी फिर जन्म लेगी। अंजलि ने कुर्सी पर बैठते हुए अपनी डायरी खोली। उस पर लिखा, डर का आखिरी पन्ना खुद लिखना पड्डेशता है। अगर कभी कहानी वापस आए तो डर से लड्डेशना नहीं, उसे पहचानना सीखना। क्योंकि हवेली का, डायरी का, तांत्रिक का श्राप हर आदमी, हर आत्मा के दिल का वो हिस्सा है जो न मिटता है न बदलता है, बस नए नाम, नए पन्ने तलाशता है। धीरे धीरे हवेली की छाया, डायरी की चमक, तारा की गूंज और रघु का खोज सब धुंध में गुम हो गया। दुनिया आगे बढ़ी, विज्ञान और भावनाओं का मेल हुआ, लेकिन रातों को कभी कभी बच्चों की हंसी, खून से लिखा कोई नाम या हवेली की जर्जर दीवार की याद, इंसान की आत्मा में डर का पन्ना फिर से खुल जाता है। डर की कहानी कभी नहीं मरती, वो जगह बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन उसका आखिरी पन्ना हर किसी को खुद लिखना होता है। क्या आपके डर में कोई डायरी है? आपका डर कौन सा नाम खोज रहा है?